स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान जो अध्याय 3 है और अध्याय 3 का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णना। कुल मिलाकर बात यह है कि सामाजिक विज्ञान हमको कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी परेशानी रहती है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना। जो गाइडें आ रही हैं उसमें लगभग बहुत डीपली प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं, है ना। तो मैं बता दूं जो मैंने ये नोट्स बनाई है, मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये सभी प्रकार के नोट्स देखिए, जितने भी टॉपिक इसने हैं, यानी कुल मिलाकर 10 ऐसे टॉपिक है जिससे ये प्रश्न लगातार बनाता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके इस पर चर्चा करूँगा और कैसे लिखना है कैसे पढ़ना है आप इस वीडियो में देखेंगे। उसके पहले यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक है कि पूर्व आधुनिक विश्व। ठीक है, तो इसमें वैश्वीकरण का अर्थ सबसे पहले बताया गया है कि विभिन्न देशों के बीच विचारों, वस्तुओं, पूंजी, तकनीकों और लोगों का तीव्र आगमन क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद प्राचीन वैश्विक संपर्क की बात करें तो व्यापारी, यात्रिक, संत और तीर्थ यात्री ज्ञान, नए अवसरों और आध्यात्मिक शांति हेतु यात्राएं करते थे, ये क्या कहलाता, प्राचीन वैश्विक संपर्क कहलाया। फिर इसके बाद व्यापार व मुद्रा की बात करें तो 3020 ईसा पूर्व के लगभग की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी एशिया से समुद्री व्यापार था। मालदीव की कौड़ियों का प्रयोग चीन व अफ्रीका तक ये मुद्रक रूप में होता था। कुल मिलाकर पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में यानी प्राचीन काल में जो व्यापार और जो व्यापार व मुद्रा का होता था ना, तो ये समुद्री व्यापार था और साथ में इसमें जो मुद्रा थी वो कौड़ियाँ चलती थी। क्या चलती थी? कौड़ियाँ। तो इसमें अब कुल मिलाकर अगर आपसे पूछे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है या वैश्वीकरण के बारे में लिखिए, है ना, तो या प्राचीन वैश्विक संपर्क पूछे या व्यापार व मुद्रा पूछे तो ये आपको डिटेल इतना ही लिखने दिया। अब क्या है कि जितना पूछे उतना लिखना। अपन को पेज भरने से मतलब नहीं है, हम ये सोचते हैं कि सामाजिक विज्ञान में हम पेज भरें, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना पूछे उतना लिखना है। इसके बाद सेकेंड टॉपिक की बात करें तो जो दूसरा टॉपिक है रेशम मार्ग। अब रेशम मार्ग को इंग्लिश में क्या कहते थे? द सिल्क रूट। ठीक है ना। अब रेशम मार्ग का अर्थ क्या है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन जमीनी समुद्री व्यापारिक मार्गों का क्या था? ये नेटवर्क था। नामकरण व समयकाल की बात करें तो चीन के प्रसिद्ध चाइनीज सिल्क यानी रेशम के नाम पर पड़ा। यह मार्ग BCE यानी लगभग जो बात करें ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी तक का ये समृद्ध रहा। इसके बाद व्यापार व संस्कृति का प्रसार की बात करें तो एशिया से रेशम, चीनी मिट्टी व मसाले यूरोप जाते थे तथा यूरोप से सोना चांदी आता था। इसी मार्ग से बौद्ध धर्म फैला। कुल मिला के पूछा जा सकता है कि जो बौद्ध धर्म है इसका विस्तार कहाँ से हुआ, तो बताएंगे हम रेशम मार्ग से हुआ। तो ये आपके 2-2 नंबर 3 नंबर तक के लिए प्रश्न उत्तर रहेंगे और साथ में 1-1 नंबर तक के लिए यहाँ से आपकी विस्तृत तैयारी होगी। इसके बाद तीसरा टॉपिक है कि भोजन की यात्राएं। मैं आपको बता दूं अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको नोट्स देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद खाद्य हस्तांतरण की बात करें तो व्यापारियों द्वारा नए क्षेत्रों में नई फसलों का प्रसार, जैसे नूडल्स, ये कहाँ से आया? चीन से आया। अब कहाँ तक पहुँचा? पश्चिमी तक पहुँचे। यानी नूडल्स जो बनता है आज जो हम खाते हैं ये चीन ने बहुत पहले, यानी कुल मिलाकर ये जाके आपको लगभग 1000 ईस्वी से लगभग 1500 ईस्वी के बीचों बीच इसने क्या कर दिया? चीन ने विस्तार कर दिया था। और स्पैगेटी बने। स्पैगेटी मतलब ये होगा कि नूडल्स जो चीन के व्यापारी रहे तो ये लगातार विश्व में, पूरे विश्व में लगातार पश्चिमी क्षेत्र में फैलाते रहे, तो ये क्षेत्र क्या कहला गए? स्पैगेटी कहला गए। अमेरिका से मिले खाद्य पदार्थ की बात करें 1492 ईस्वी में कोलंबस की खोज के बाद आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर और मिर्च पूरे विश्व में फैले। तो कुल मिलाकर हम कह देते हैं कि जैसे कि आलू हमारे भारत देश का नहीं, ये कहाँ से आया? अमेरिका में मिला है और ये पुर्तगाली लेकर आए थे। ठीक है ना। तो कोलंबस की खोज के बाद आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर और मिर्च ये पूरे विश्व में फैल गए। यानी कुल मिलाकर पहले जो भोजन था वो सीमित था। अब आयरलैंड का अकाल तो 1845 से 1849 पूछा जा सकता है कि आयरलैंड का अकाल यानी आयरलैंड में अकाल कब पड़ा? तो 1845 से 1849 के बीच में पड़ा। वही अमेरिका से मिले खाद्य के जो आपकी जो ये आप बता रहे हैं जितने प्रकार के ये सब मिले हैं, तो ये कब मिले? 1492 में मिले। कब मिले? जब कोलंबस की खोज, कुल मिला के कोलंबस कहाँ रहा था? भारत, लेकिन वो कहाँ पहुँच गया? अमेरिका। तो अमेरिका जब गया तो ये सब सामग्री वहाँ पे लेकर गया। इसके बाद आयरलैंड का अकाल की बात करें तो आलू की फसल नष्ट होने पर आयरलैंड ने लगभग 10 लाख लोग भूखमरी से मरे थे। यानी कुल मिलाकर आयरलैंड में प्रमुख रूप से आलू की भोजन वहाँ पे विस्तृत है। ठीक है। इसके बाद बात करें
विजय, बीमारी और व्यापार, ये टॉपिक है और इससे कई बार पेपर में पूछा है, ठीक है ना। तो जैविक युद्ध की बात करें, यानी पूछा जा सकता है जैविक युद्ध क्या है या जैविक युद्ध का अर्थ बताइए। तो अपनी सैन्य शक्ति के स्थान पर घातक बीमारी के रोगाणुओं से विरोधी पर जीत पाना, ये जैविक युद्ध कहलाया। चेचक की बात करें तो स्पेनिश विजेताओं ने अमेरिका पर कब्जे हुए, ठीक है, चेचक का प्रयोग किया जिससे अमेरिका के मूल समुदाय नष्ट हो गए। इसके बाद व्यापारिक केंद्र परिवर्तन की बात करें तो 18वीं शताब्दी या सदी तक भारत चीन सबसे अमीर थे, परंतु 18वीं सदी में के बाद व्यापार का केंद्र यूरोप बन गया, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर जब 18वीं शताब्दी चल रही थी तो उस समय भारत और चीन व्यापार के कारण ये क्या थे, बहुत अमीर थे। लेकिन 18वीं सदी के बाद व्यापार का केंद्र क्या हो गया, यूरोप हो गया। उसका कारण ये रहा कि जैसे पुर्तगाली और डच, है ना, और यहाँ तक कि ब्रिटेन, यानी कुल मिलाकर जितने भी रहे ये अन्य देशों में क्या करके कब्जा करके बैठे थे। तो ये पूरा क्या करके लूट पाट करके या किसी प्रकार से परेशान करके, है ना, जितना भी आय का स्रोत था ये सब कमा कमा के कहाँ ले गए, अपने देश ले गए। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो व्यापार का केंद्र बना और सबसे ज़्यादा अमीर बनने लगा कौन, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था, यानी 1815 से 1914 की बात करें तो आर्थिक यानी वैश्विक आर्थिक प्रवाह 19वीं सदी से में 3 प्रवाह थे। कौन कौन, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। कॉरन लॉ के अनुसार ब्रिटेन सरकार द्वारा मक्के में आयात पर लगाया गया प्रतिबंध विरोध के बाद इसे समाप्त किया गया, ठीक है। आर्थिक प्रभाव, कॉरन लॉ खत्म होने से ब्रिटेन में भोजन सस्ता हुआ और खाद्य आयात बढ़ने में औद्योगिक समृद्धि आई, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है रेडर पेस्ट और गिरमिटिया मजदूर। ये कई बार पूछा गया है कि गिरमिटिया मजदूर क्या है ना। तो आज देखते हैं रेडर पेस्ट की बात करें तो अफ्रीका में फैली पशु महामारी जिससे 90% मवेशी मर गए और अफ्रीकियों की आजीविका खत्म हो गई। यानी जो वहाँ के अफ्रीका के जो निवासी थे वो ज़्यादातर जो पशुओं पर निर्भर थे, तो वो रेंडर पेस्ट जो बीमारी थी इसके कारण वहाँ पे जब पशुओं की जान ज़्यादा गई तो वहाँ के अफ्रीकी जो रहे तो वो लगातार बेरोजगार होते गए और जिससे उनकी आजीविका में खतरा आ गया। इसके बाद गिरमिटिया मजदूर की बात करें तो अनुबंध पर विदेश ले जाने वाले मजदूर क्या कह रहे हैं, यानी दास प्रथा का रूप, यानी कुल मिलाकर ज़बरदस्ती मजदूर को ले जाते थे विदेशों में और काम करवाते थे, ठीक है। तो ये क्या कहलाए, गिरमिटिया मजदूर कहलाए। भारतीय प्रवास व समाप्ति की बात करें तो भारत जैसे यूपी बिहार से लाखों मजदूर फिजी, मॉरिशस, कैरिबियाई देश गए। 1921 में यह प्रथा समाप्त हो गई, ठीक है। चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला जो टॉपिक है महामंदी, और महामंदी की बात करें तो 1929 से 1930 के बीच में थी। महामंदी संकट की बात करें तो वैश्विक स्तर पर उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भारी गिरावट, मुख्य कारण कृषि में अति उत्पादन था। वॉल स्ट्रीट केस की बात करें जो 24 अक्टूबर 1929 को हुआ। अमेरिकी शेयर बाजार गिरते ही अमेरिकी बैंक बंद हो गए और कर्ज वापसी शुरू हो गई। इधर भारत और प्रवास की बात करें तो भारत का व्यापार आधा रह गया। गेहूं की कीमत 50% गिरी, परंतु अंग्रेजों ने लगान में राहत नहीं दी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कमजोरी रही, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था। तो विश्व युद्धों का दौर, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। मास प्रोडक्शन की बात करें, कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन व उपभोग से अधिक स्थिरता बनाए रखना। सरकारी नियंत्रण की बात करें तो पूर्ण रोजगार बनाए रखने और आर्थिक मंदी को रोकने हेतु सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य माना गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं। स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में आयोजित ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था बनी, ठीक है। जुड़वा बहने की बात करें तो IMF यानी व्यापार घाटे हेतु और विश्व बैंक पुनर्निर्माण हेतु 1947 में बनाई गई। तो यानी IMF को और विश्व बैंक को क्या कहा गया, जुड़वा बहन कहा गया। और G77 यानी कि G77 विकासशील देशों का संगठन जिसने अपनी संप्रभुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली यानी NIEO की मांग की। इसके बाद जो इसका आखिरी टॉपिक है वैश्वीकरण की शुरुआत हुआ का प्रभाव, तो MNSCS का उभार 1970 ईस्वी में 1970 के दशक के मध्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे MSC का पूरे विश्व में व्यापक प्रभाव पड़ा। चीन का आर्थिक विकास की बात करें तो 1949 की क्रांति के बाद अलग थलग, ठीक है, चीन सस्ते श्रम और नई आर्थिक नीतियां अपनाकर वैश्विक केंद्र बना।
वैश्वीकरण के परिणाम की बात करें तो वस्तुओं, पूंजी व सेवाओं के आदान प्रदान से भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देशों का तेज़ी से विकास हुआ। तो गाइस ये रहा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो 10 टॉपिक जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे, उस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया, जिसमें आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से संभावित यही से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।